बांगड़ ने भी शिंदे हुकूमत की हिमायत पर वोट दिया। वोटिंग के दौरान कुछ शोर शराबा देखने को मिला। अपोजिशन की जानिब से ईडी के नारे लगाए गए। जराये के मुताबिक कांग्रेस लीडर कैलाश गोरंटियाल ने कहा कि सियासत में पहले साम दाम दंड भेद जरूर था, लेकिन अब ईडी, सीबीआई और गवर्नर जरूरी है, जिस पर शिंदे ग्रुप ने एतराज भी जताया। वोटिंग के अमल में महाविकास आघाड़ी के 8 अरकान असेंबली शामिल नहीं हो सके। इनमें 7 का ताल्लुक कांग्रेस से है, जबकि समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने किसी को वोट नहीं दिया। इक़्तिदार से बाहर हो चुकी शिवसेना मुश्किल दौर से गुजर रही है। बगावत के सबब पार्टी बिखर गई है। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा इम्तिहान है। दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील 5, बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात 6, भास्कर भाऊराव जाधव 6, 7 भास्कर भाऊराव जाधव 7 आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे 8। जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार आलं त्यावेळीच मी सांगत होतो की हे सरकार अनैसर्गिक आहे, हे सरकार टिकणार नाही। माझी खूप टिंगलटवाळी झाली। मी एक कविता म्हटली होती, मी पुन्हा येईन। त्याच्यावर माझी खूप टिंगलटवाळी अनेकांनी केली, पण मी आलो आणि यांनाही घेऊन आलो, एकटा नाही आलो, यांना सोबत घेऊन आलो। आणि अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी टिंगलटवाळी केली, ज्यांनी अपमान केला, त्यांचा मी बदला घेणार आहे। आणि माझा बदला एवढाच आहे की मी त्यांना माफ केलं। राजकारणामध्ये अशा गोष्टी मनावर घ्यायच्या नसतात। हर एक का मौका आता है। आणि म्हणून एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगू इच्छितो, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। तो इस वक्त शिंदे खेमे में और बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। लगातार जीत पे जीत हासिल करता जा रहा है शिंदे ग्रुप। तो आज उन्होंने जिस तरह से जीत की और कल स्पीकर के लिए जो सिलेक्शन हुआ उसमें जिस तरह से जीत की, पूरे खेमे में इस वक्त जश्न का माहौल है। वोटिंग के दौरान कुछ शोर शराबा आज हालांकि देखने को मिला। अपोजिशन की जानिब से ईडी के नारे लगाए गए। जराये के मुताबिक कांग्रेस लीडर कैलाश गोरंटियाल ने कहा कि सियासत में पहले साम दाम दंड भेद जरूर था, लेकिन अब ईडी, सीबीआई और गवर्नर जरूरी है, जिस पर शिंदे ग्रुप ने कुछ एतराज भी जताया। वोटिंग के अमल में महाविकास आघाड़ी के 8 अरकान शामिल नहीं हुए। इनमें 7 का ताल्लुक कांग्रेस से बताया जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम और रईस शेख ने किसी को भी वोट नहीं दिया। इक़्तिदार से बाहर हो चुकी शिवसेना मुश्किल दौर से गुजर रही है। बगावत के सबब पार्टी बिखर गई। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा इम्तिहान है ये। तो फडणवीस भी आज काफ़ी शाराना अंदाज में असेंबली में दिखाई दिए। उन्होंने जीत हासिल करने के बाद असेंबली में पहली तकरीर की और इस दौरान काफ़ी शाराना मूड में नजर आए। तो लगातार खुशी का माहौल शिंदे खेमे में और इसके अलावा बीजेपी खेमे में भी
तो शिंदे हुकूमत की हिमायत में जो बागी एमएलए हैं उन्होंने वोट दिया वोटिंग के दौरान। हालांकि कुछ शोर शराबा शिवसेना की तरफ से देखने को मिला। अपोजिशन की जानिब से ईडी के नारे लगाए गए। जिस वक्त वोटिंग हो रही थी उस वक्त शोर शराबा वहाँ पर देखा गया और ईडी के नारे लगाए गए। तो आज शिवसेना की अहम मीटिंग होने वाली है। उद्धव ठाकरे की सरबराही में ये मीटिंग होगी। मीटिंग सेना भवन में होने वाली है। जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा शिवसेना को, उसको लेकर शायद इस मीटिंग में खास बातचीत हो। उधर सामना में शिवसेना का दर्द छलका है। सामना के दायरे में लिखा गया है कि ये मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। बीजेपी पर शिंदे ग्रुप के एमएलए की मदद से कामयाबी हासिल करने का तंज कसा गया है। इदारे में नौमंतखब स्पीकर राहुल नार्वेकर पर भी तनकीद की गई। इदारे में लिखा गया है कि नार्वेकर भी एक ऐसे शख्स हैं जो पहले खुद को शिव सैनिक कहते थे और नार्वेकर जानते हैं कि कब और कहां कदम रखना है। इदारे में बीजेपी को चैलेंज किया गया है। बीजेपी शिवसेना या महाराष्ट्र की शनाख्त को शिकस्त देने की सलाहियत और हिम्मत नहीं रखती। पार्टी में लोग आते हैं चले जाते हैं, ये हर पार्टी का एक कार्यक्रम हमेशा चलता है। करेक्ट, हमारे लोग भी चले गए हैं, लेकिन ये सब लोग चुनकर कैसे आएंगे वापस? ये तो शिवसेना के नाम से हमारे लोगों के मेहनत से चुनकर आए थे, और अब कोई प्रलोभन है, कोई दबाव है एजेंसी का, तो चले गए। ये टेम्पररी अरेंजमेंट्स। लेकिन हमारी पार्टी फिर एक बार खड़ी, ख़त्म नहीं होगी। फिर एक बार हम काम शुरू करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन गांव-गांव में फिरना मुश्किल है ये लोगों का जो छोड़कर चले गए। इसीलिए तो जिस तरह से मुंबई में उतरे, अपने आप को शेर समझते थे ये लोग पहले जब शिवसेना में थे। हम शेर है शिवसेना के, लेकिन कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी। उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में उनकी सुरक्षा के लिए। जब मुंबई में उतरे, जब गुवाहाटी में थे, आपने देखा होगा किस तरह से घेराबंदी की थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां सामान्य नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, शिंदे ग्रुप ने असेंबली में अक्सरियत साबित कर दी है, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी विधान सभा में जो है, विधान भवन में जो है स्पीच चल रही है। सभी जो नेता हैं वो स्पीच दे रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो मैं आपको एक बार आंकड़ा स्पष्ट कर दूं। बीजेपी की तरफ से कुल 103 वोट यहाँ पर दिए गए हैं। 2 मुक्त तिलक और लक्ष्मण जगताप, ये बीमारी के चलते 2 लोग नहीं आ पाए थे, और जो स्पीकर बने नए उनको मतदान का अधिकार नहीं था। यानी 106 में से 103 बीजेपी की तरफ से मतदान यहाँ किया गया है। शिंदे गुट की अगर बात की जाए तो 40 के 40 लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। निर्दलीय 16 है और बहुजन विकास आघाड़ी के 3 और प्रहार जनशक्ति 2, यानी कुल मिलाकर के 164, यानी जो बहुमत साबित करना था वो यहाँ पर शिंदे गुट देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साबित कर दिया गया है। यानी इनको यहाँ पर 134 कुल मतदान इनके पक्ष में हुआ है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो कांग्रेस के 44 में से 34 ही मत मिले हैं, क्योंकि इनके 10 लोग कांग्रेस के अनुपस्थित थे वहाँ पर। कुछ लोग, अशोक चौहान, प्रणीत शिंदे, ऐसे लोग हैं जो समय के बाद पहुँचे, जिसके चलते उन्हें अंदर नहीं लिया गया, मतदान नहीं करने को मौका दिया गया। और महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो कांग्रेस के 34, एनसीपी के 50, शिवसेना के 15, कुल यानी 99 मतदान जो है वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हुआ है। और वही कुल बात की जाए, जिस तरह से मैंने कहा कि तटस्थ इसमें 3 है, यानी समाजवादी पार्टी के 2 और एमआईएम के, उन्होंने किसी को मतदान यहाँ पर नहीं किया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जो बात की जा रही थी बहुमत साबित करने की, तो यहाँ पर बीजेपी और शिंदे गुट की बात की जाए तो वहाँ पर बहुमत साबित हो गया है। जो आंकड़े थे, कल भी हमने देखा कि स्पीकर को लेकर के 164 का आंकड़ा मिला था, वही आंकड़ा जो है आज यहाँ पर भी देखा गया है, 164 पूरे हो गए। हालांकि यहाँ पर दावा ये किया जा रहा था कि 164 से आंकड़े बढ़ सकते हैं, 165 या 66 हो सकता है, लेकिन 164 पर ही आंकड़ा आकर रुक गया है। फिलहाल अंदर जो है एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना भाषण दिया, देवेंद्र फडणवीस ने भाषण दिया, अजित पवार ने भाषण दिया, और बाकी के जो नेता हैं वहाँ पर वो अभी भाषण दे रहे हैं। जैसे ये प्रक्रिया खत्म होगी, बाहर आकर के मीडिया से मुखातिब होंगे, उसके बाद आगे की जो
कारभार होता है, जिस तरह से प्रक्रिया होती है, उसे पूरा करके अब ये सरकार स्थापित कर दी गई है। बिल्कुल प्रशांत दीक्षित, और जानना चाहेंगे यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो शिवसेना के लीडर हैं, बागी लीडर थे वो तो चले गए, उसके बाद भी जाने का सिलसिला जारी है। कल भी एक लीडर जो है वो शिंदे ग्रुप में पहुंचा है, तो क्या ये सिलसिला अभी और बढ़ सकता है? क्या कुछ लोग और उस ग्रुप में, शिंदे ग्रुप में जा सकते हैं और शिवसेना के लिए इलेक्शन सिंबल भी बचाना मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि कल तक शिवसेना, यानी हम अगर उद्धव ठाकरे खेमे की बात करें तो वहाँ पर 16 विधायक थे, और आज ही हमने देखा कि संतोष जो एक विधायक हैं उनके शिवसेना से वो शिंदे गुट की तरफ आ गए। संतोष बांगर नाम के जो विधायक थे आज ही वो शिंदे गुट में शामिल हुए, और एकनाथ शिंदे के मतदान के बाद, देवेंद्र फडणवीस के मतदान के बाद संतोष बांगर ही अपना तीसरा मतदान शिंदे गुट के पक्ष में किए। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे विधायक हैं शिवसेना के जो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुमत साबित हो चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में जो विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला फंसा हुआ है, जिस पर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, उस पर भी सभी की नज़र बनी रहेगी। क्योंकि देखिए ऐसे में अगर 16 लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन यानी उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी देख पाएंगे कि कुछ लोग जो है उद्धव ठाकरे की तरफ भी रुख कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो पलड़ा जो है शिंदे गुट का भारी है, यहाँ पर बहुमत साबित हो चुका है। जो आंकड़े 16 थे उद्धव ठाकरे के खेमे के, वो आज एक घट करके, जिस तरह से मैंने कहा कि संतोष नाम के जो उनके विधायक है उन्होंने खुद जो है शिंदे गुट को ज्वाइन किया, तो 16 से 15 हो चुका है। तो इस प्रशांत एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो अभी बंटना है, तो क्या लगता है कि पोर्टफोलियो जब बटेगा तो सारे विधायक जो बागी हैं वो सारे खुश नजर आएंगे? क्योंकि एक तरह से शरद पवार ने कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सरकार गिर जाएगी, इलेक्शन के लिए आप लोग तैयार हैं, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा कि शरद पवार जी ने भी जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री, तो ऐसे में बीजेपी का खेमा काफ़ी लंबा है। इनके जो लोग हैं उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उनको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उनको कैसे खुश रखा जाएगा, ये जिम्मेदारी भी बीजेपी के कंधों पर रहेगी। क्योंकि देखिए इस फैसले से कहीं ना कहीं लोगों में खटास ज़रूर आएगा। आखिर शिंदे गुट के जो लोग हैं उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, उसके बाद देखना ये होगा कि देवेंद्र फडणवीस के जो खेमे के लोग थे उनको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। तो इस बात से कहीं नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि शरद पवार ने भी ये बयान दे दिया है कि अगर आने वाले दिनों में जब पोर्टफोलियो होगा, जब विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, तो देखना ये होगा कि कौन किसके खेमे में क्या मिलता है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है। बीजेपी के जो लोग हैं वो कितने खुश होते हैं या फिर उनमें कोई बगावत करता है। ये तमाम चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, तो ये बातें सामने आना लाजमी है। लेकिन देखना होगा कि इसे कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे संभाला जाता है। क्योंकि देखिए हमने देखा है कि 106 विधायक पहले से बीजेपी के हैं, ऐसे में 40 विधायक शिंदे गुट के आने, यानी आंकड़े अगर आप देखें तो 146 ऐसे हो जाते हैं। निर्दलीय का अलग है, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 170 का आंकड़ा आसपास जो है अब शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस का जाता है। तो ऐसे में कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में होंगे, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, ये तय करना इनके लिए कठिन होगा। लेकिन कैसे एडजस्ट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। कत्ल की साजिश में मुलविस 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया। अंकित नामी शूटर को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। सिद्धू पर फायरिंग करने वालों में अंकित भी शामिल था, पुलिस का ये दावा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में, पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल उस हत्याकांड को अंजाम देंगे, लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो गया था। उसके बाद उसके घर में रेकी की गई और उसके बाद जब सिद्धू मूसेवाला बिना बुलेट प्रूफ वाहन के और बिना अपने सुरक्षा व्यवस्था के अपने घर से निकला था, उसके बाद उस वक्त में हत्या की गई। तो ये जो इस मामले की जानकारी पहले से ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दी थी और कहा था कि इस मामले में 8 शूटर को तलाशा जा रहा है, जिसमें कि तीसरे शूटर की गिरफ्तारी स्पेशल सेल के द्वारा हुई है। और निश्चित तौर पे जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई और भी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए।
तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना लीडर संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी किया वारंट। बीजेपी लीडर की सुमैया के अहलिया ने दायर किया हत्या के इज्जत का केस। गुज़िश्ता महीने राउत को इस मामले में जारी किया गया था सम्मन। राउत अदालत में नहीं हो सके थे पेश। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिवसेना लीडर संजय राउत की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने ये वारंट जारी किया। बीजेपी लीडर की सुमैया के अहलिया ने दायर किया हत्या के इज्जत का केस। गुज़िश्ता महीने राउत को इस मामले में जारी किया गया था सम्मन। राउत अदालत में नहीं हो सके थे पेश। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां शिवसेना लीडर संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने ये वारंट जारी किया। बीजेपी लीडर की सुमैया के अहलिया ने दायर किया हत्या के इज्जत का केस। गुज़िश्ता महीने राउत के इस मामले में जारी किया गया था सम्मन। राउत अदालत में नहीं हो सके थे पेश। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। हादसा कुल्लू में पेश आया, जहां एक बस गहरी खाई में गिर गई है। कुल्लू में निजी जंगला के गांव के करीब यह हादसा पेश आया। इस हादसे में बच्चों समेत 16 अफराद के हलाक होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक बस में 35 से 40 अफराद सवार थे। हादसा सुबह तकरीबन 8:30 बजे पेश आया। जहां हादसे पर राहत और बचाव का काम जारी है। इंतजामिया के मुताबिक बस के नीचे कई अफराद के दबे होने का अभी भी खदशा। जिस जगह हादसा हुआ वो इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका है। रियासती और मरकजी हुकूमत ने महलूकीन के वर्षा और जख्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कुल्लू बस हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। पीएम ने लिखा है कि इस दुख की घड़ी में उनका ध्यान मुतासरीन के साथ है। इन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कुले का गला काटकर कत्ल कर दिया गया था, जिसमें एनआईए ने 7 मुलजिमीन को अब तक हिरासत में लिया है। लगातार तफ्तीश में जारी है, सिलसिला जारी है। कल 7वें मुलजिम को खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां मुलजिम को 7 जुलाई तक पुलिस तहवील में दे दिया गया है। जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया इनके नाम मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिफ राशिद, यूसुफ खान, शाहिम अहमद और इरफान खान है। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया है। उधर हिंदू तंजीमों की जानिब से उमेश कुले की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे और ताज़ियती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अमरावती का, जहां से नुमाइंदे कमर काजी इस वक्त जुड़े हैं। कमर, आज हिंदू तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मार्च निकाला गया, किस तरह का माहौल है और किस तरह के हालात हैं अभी? जी आजम, जैसे कि मैं आपको बताते चलूं कि ये 31 जून का मामला है और इस मामले में जो है अब तक 7 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है। और आज जो 4 मुलजिमीन हैं उनकी पेशी होनी है, क्योंकि उनका पीसीआर खत्म होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों की जानिब से आज जो है शहर के राजकमल चौक पर श्रद्धांजलि यानी खिराज अकीदत का प्रोग्राम रखा गया था। और वहाँ पर उमेश कोले जो के मकतूल है उसको श्रद्धांजलि दी गई। और शहर के जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर जो है बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की जानिब से, और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर पुलिस कमिश्नर की जानिब से किए गए हैं। क्या खबर, कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर आई है, कोई इतला है? कोई भी मामला यहाँ पर नहीं घटा है, क्योंकि पुलिस बड़ी अलर्ट मोड पर है यहाँ पर। और जगह जगह पुलिस की तैनाती, और जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर खास तौर पे पुलिस का बंदोबस्त है। चलिए कमर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे उदयपुर की, जहां आम जिंदगी अब पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। उदयपुर में कर्फ्यू में 12 घंटों की ढील दी गई। इंटरनेट सर्विस जो बंद थी उसको भी खोल दिया गया है। अब आम लोग जो है राहत की सांस ले रहे हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। आज 12 बजे के बाद से इंटरनेट खिदमात को भी बहाल कर दिया गया है। ख्याल है कि उदयपुर में 28 जून को कर्फ्यू नाफिज किया गया था। आज बीजेपी लीडर वसुंधरा राजे
उदयपुर का दौरा करेंगे और मुतासरा खानदान से मुलाकात करेंगे। डीएमके लीडर ए राजा ने मरकज को धमकी दी है। पार्टी को अलहदा तमिलनाडु रियासत की तहरीक के अहया के लिए मजबूर ना किया जाए। उन्होंने कहा, रियासतों के लिए खुद मुख्तारी और मरकज में वफाकियत के उन्वान पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ए राजा ने कहा कि तमिलनाडु को खुद मुख्तारी मिलने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। राजा ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज को बाज़ मामलों में बेपनाह इख्तियार हासिल है। मामूली बातों के लिए भी रियासतों को मरकज पर मुनहसिर रहना पड़ता है। राजा ने जीएसटी का हवाला देते हुए कहा कि तमिलनाडु का जीएसटी में ताउन 6.5% है, लेकिन इसे 2.2% ही वापस मिले हैं। और अब बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद मामले की। ज्ञानवापी मामले में आज दोपहर 2 बजे से समाअत शुरू होने वाली है। आज मुस्लिम फरीक जो है वो अपने दलाइल अदालत के सामने पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे मुस्लिम फरीक जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में दलाइल पेश करेंगे। अदालत में मुस्लिम फरीक अब तक 10 नुकात पर दलीलें पेश कर चुका है। अभी 23 नुकात बाकी जिन पर दलाइल पेश किया जाना है। समाअत के दौरान वीडियो लीक का मामला भी ज़ेर बहस आ सकता है। डेनमार्क के एक शॉपिंग मॉल में फायरिंग का वाक़या पेश आया। इस फायरिंग में तकरीबन 3 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि कई जख्मी बताए जाते हैं। जख्मियों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इसकी शनाख्त डेन की हैसियत हुई है। बर्मिंघम टेस्ट पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत होती जा रही है। अभी टेस्ट मैच के 2 दिन बाकी है। आज चौथे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों को जमकर खेलना होगा ताकि मेज़बान इंग्लैंड के सामने बड़ा हदफ रखा जा सके। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर दूसरी बारी में टीम इंडिया 3 विकेट खोकर 125 रन बना चुकी है। पुजारा ने सेंचुरी और पंत 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। इससे कबल टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 284 पर आउट कर दिया था। टीम इंडिया को पहली बारी की बुनियाद पर 132 रनों की सबकत हासिल है। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया गया। ये मुकाबला मुंबई में मुनक़िद हुआ, जहां सिनी शेट्टी ने ये अपने नाम किया। 3 जुलाई को ये इवेंट मुंबई में हुआ, जहां 31 फाइनलिस्ट को शिकस्त देकर सिनी ने टाइटल अपने नाम किया। राजस्थान के वेल शेखावत फर्स्ट रनर अप रही, जबकि उत्तर प्रदेश के शनाता चौहान सेकंड रनर अप रही। मिस इंडिया का ताज जीतने वाली सिनी शेट्टी की उम्र सिर्फ 21 साल है। वो इस वक्त चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट का कोर्स कर रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।